सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपने जो हिंदी की जो पुस्तक है खुलते पंख, उसके पाठ संख्या 13, जिसका कि नाम है आज्ञाकारी घटोत्कच, उसको हमने पढ़ा था। उसके अभ्यास के प्रश्नों को हमने किया था और जो भी उस पाठ के बाद और पाठ के अंतर्गत जो भी आने वाले जो कठिन शब्द हैं, जो शब्दार्थ हैं, उसकी चर्चा हमने की थी। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी जो व्याकरण की पुस्तक है, जिसका कि नाम है हिंदी व्याकरण दीपिका, उसका पाठ संख्या 17, जिसका कि नाम है विराम चिन्ह, इसको प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में मुहावरे जो पाठ है, जो जब हम व्याकरण पढ़ रहे थे तो जो मुहावरे पाठ है, पाठ संख्या 16, उसको हमने पढ़ा था। और उसमें जो महत्वपूर्ण जो बहुत ही जो मुहावरे प्रयोग होते हैं, मुहावरों की चर्चा हमने की थी कि कैसे किस समय किस बात को कहते समय कौन से मुहावरे बोले जाते हैं और उन मुहावरों का जो अर्थ उसमें छुपा हुआ है, उन मुहावरों का जो क्या अर्थ है, उसको भी हमने जाना था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे 9 2 11 होना, यदि किसी वाक्य में 9 2 11 होना, ऐसे जब मुहावरा आ जाता है तो वहाँ पर उसका अर्थ होता है कि भाग जाना। ठीक है, और जैसे फूला न समाना, फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना। श्री गणेश करना यानी काम शुरू करना। जैसे कि यदि कोई वाक्य हम बोलते हैं कि आज मेरे घर बनने की जो प्रक्रिया है उसका श्री गणेश हो चुका है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो घर बनने की जो प्रक्रिया है उसमें काम जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के मुहावरे हैं, इसको हमने चर्चा कर लिया था। और आपको गृह कार्य के रूप में भी हमने कुछ इसमें दिया था कि गृह कार्य के रूप में आपको जो करना है, जैसे अर्थ पढ़कर मुहावरा लिखो, जो पृष्ठ संख्या 100 है, 100 जो पेज नंबर है, उस पर हमने बोला था कि जो मुहावरे आपको पढ़ाए गए हैं उसका अर्थ लिखिए और उसका जो वाक्य बनाना है ये भी हमने आपको समझाया था और गृह कार्य में भी दिया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं विराम चिन्ह की जो पाठ है, पाठ संख्या 17, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना होगा विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ठीक है, ठहरना या रुकना। विराम विराम का तात्पर्य है ठहरना या रुकना। ठीक है, तो देखिए, अपने भावों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए बोलते समय हम बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे यदि हम कोई बात बोल रहे हैं तो वहाँ पर जो हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं या फिर जो विराम लेते हैं, या फिर यदि कोई ऐसा वाक्य है जिसमें हमारी जो भावनाएं हैं, खुशी की भावनाएं हैं, या फिर हम बहुत ही क्रोधित हैं या उदास हैं, तो जो भी विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं उसके आधार पर भी वाक्य का उच्चारण होता है। जो वाक्य है, वाक्य को हम कहते हैं और शब्दों का उच्चारण होता है। ठीक है, तो उस प्रकार से जब किसी भी वाक्य को हम बोलते हैं, चाहे वो कहानी हो, कहानी के अंतर्गत आने वाले वाक्य हो, चाहे ऐसे आमतौर पर जो भी वाक्य हम बोलते हैं, तो वाक्य को बोलते समय जो उसमें बीच बीच में जो हम विराम लेते हैं, जो रुकते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अपने भावों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए बोलते समय हम बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। आपकी पुस्तक में इसकी परिभाषा दी गई है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि उससे क्या होता है कि उससे जो बात है वो अच्छे तरीके से समझ में आती है कि वो बात जो है
वह किस संदर्भ में कही गई है और किस प्रकार से कही गई है। विराम धारणा को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, एकदम साधारण तौर पे यदि आपको इसकी परिभाषा देनी हो, एकदम साधारण तौर पे, वैसे तो विस्तृत रूप में आप समझ गए कि जैसे जो भी बात है, किसी भी बात को कहना है तो वहाँ पे उस बात को कहने का तरीका क्या है, कहाँ पे हमें थोड़ा रुकना है, कहाँ पे जो यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या तुम जा रहे हो, तो वहाँ पे यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसको उसी तरीके से हम उसी भाव के साथ जो अपनी बातों को रखते हैं उसी भाव के साथ, जैसे प्रश्नवाचक कोई वाक्य है तो आप कैसे पूछेंगे, कैसे कोई वाक्य बोलेंगे, आप यही तो कहेंगे कि क्या तुम कल स्कूल आए थे, या फिर क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, या क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो उसमें जो पूछने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, उसमें प्रश्नवाचक जो शब्द प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसमें जो चिन्ह लगा हुआ है उसको देखते हुए हम अपनी, वह किस लिए लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वो बात उसी प्रकार से कही जा रही है। ठीक है, उसी प्रकार से जो पूर्ण विराम है, जो अल्प विराम है, जिसको कि कॉमा कहते हैं अंग्रेजी में, उसको अल्प विराम कहते हैं। तो सबसे पहले एक परिभाषा इसकी हम जान लेते हैं। वैसे परिभाषा तो आपको जो हमने बताया वो एक विस्तृत रूप में आपको समझ में आ गया है कि जहाँ पर भी किसी बात को कहने में यदि हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, ठहरते हैं, या फिर जिस प्रकार से अपनी बात को व्यक्त करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, वही क्या कहलाता है, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वही मतलब उसके कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी बात को बेहतर तरीके से या फिर जिस भाव में कह रहे हैं यह बताने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है कि वो बात किस भाव में कही गई है, क्या वह प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर कोई वह विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग हुआ है, या फिर कहाँ पर अल्प विराम है, कहाँ पर पूर्ण विराम है। ठीक है, तो विराम का हमने जान लिया है कि क्या होता है, ठहरना है, रुकना। तो हम ये कह सकते हैं विराम यानी ठहरना, जैसा कि हम जानते हैं कि विराम को हम ठहरना भी कहते हैं, को प्रकट करने के लिए को प्रकट करने के लिए, को प्रकट करने के लिए को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी जो परिभाषा है वह बहुत ही समझने योग्य, बहुत ही सरल है। इसमें कोई इसको कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिसको आप बेहतर तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, जो इसमें देखने के लिए जो आपको जहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है वह यह है कि आपको यह पहचानना है कि जो विराम चिन्ह है उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है,
ये तो साधारण से परिभाषा है। विराम यानी ठहरना को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का ये आपके पुस्तक में भी दिया है, तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो विराम चिन्ह है, जो विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह है, उनको कैसे पहचानें, उनका नाम क्या है। ठीक है, प्रमुख विराम, प्रमुख विराम चिन्ह। प्रमुख विराम चिन्ह पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसको भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, जिसका कि चिन्ह ये होता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको ऐसे डॉट की तरह होता है और हिंदी में एक खड़ी पाई होती है। ठीक है, दूसरा है अल्पविराम। अल्पविराम को क्या कहते हैं, कॉमा। कॉमा, ठीक है, और इसका जैसे पद है मुझे। तीसरा है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, जिसका कि जो चिन्ह होता है तो इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, ये अभी और भी हम आपको बताएंगे, पहले आपको हम समझा देते हैं। पूर्ण विराम जैसा कि फुल स्टॉप, जैसा कि आपने देखा होगा, जब कोई भी सेंटेंस एंड होता है तो वहाँ पे एक डॉट की तरह, ऐसे डॉट की तरह, जो अंग्रेजी में आपने देखा होगा, तो उसे हम उसे फुल स्टॉप कहते हैं। अब पूर्ण विराम हिंदी में आता है तो क्या, उसके लिए एक सीधी एक लाइन ऐसे खींचते हैं, सीधी पाई खींचते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण विराम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है अल्पविराम। अल्पविराम मतलब अंग्रेजी में उसे कॉमा कहते हैं। कॉमा आप जानते होंगे, उसे हिंदी में अल्पविराम कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का वो चिन्ह है, वो निशान है। जहाँ पर भी कोई प्रश्न सूचक वाक्य बोला जाता है तो वहाँ पे उसके सामने एक ऐसा चिन्ह जो बनता है, ये जो चिन्ह बना हुआ है प्रश्न सूचक, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे प्रश्न सूचक यदि वाक्य होता है तो वहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक।
इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, और इसका जो चिन्ह है वो कैसा है, वो इस प्रकार से। हालांकि हमने आपको जब विस्मयादिबोधक जो पाठ पढ़ाया था, विस्मयादिबोधक जो पाठ है आपको पढ़ा दिया व्याकरण में, तो उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार की भावनाओं के लिए यदि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं फिर भी वहाँ पर ऐसे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं या फिर यदि आप बहुत ही करुणा से भरे हुए कोई वाक्य बोलते हैं या फिर ऐसे जिस भी वाक्य को आप बोलते हैं जिसमें आपकी भावनाएं व्यक्त होती हैं, ठीक है, जो आपके मन की भावनाओं को, यदि आपके मन में कोई आप दुखी हैं, आप यदि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, उन भावनाओं को प्रकट करते हुए यदि कोई वाक्य है ऐसा है तो उसके सामने हम ऐसा चिन्ह लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, ये जो चिन्ह है उसे हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, अंग्रेजी में उसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे गए जो पांचवा है हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह। ठीक है, पांचवा क्या है, हंसपद या त्रुटि इसको ऊपर लिख देते हैं, ऊपर आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे पुनः इसको मिटा करके ऊपर लिख देते हैं। पांचवा क्या है, या त्रुटिबोधक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिबोधक। ठीक है, तो जो पांचवा है उसमें हम उसको हंसपद या बोधक या हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो कैसे बनता है, ऐसे जैसे त्रुटि का मतलब क्या होता है, त्रुटि का मतलब होता है कोई जब गलत हो जाए, कोई गलती हो जाए, उसे हम त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो जब कभी कहीं कोई वाक्य उसमें कोई त्रुटि आ गई है, कोई गलती हो गई है, तो उसे हम एक ऐसा चिन्ह बना करके उस शब्द की जगह पे ऐसा चिन्ह बनाते हैं और फिर उस शब्द में शुद्धि कर देते हैं। ठीक है, उस शब्द में शुद्धिकरण जो करते हैं। खैर और भी विस्तार से हम इसे बताएंगे, जो जो हम अभी आपको बता रहे हैं एक एक जो चिन्ह है उसके बारे में आपको हम बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे, बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है, जो हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह है ये पांचवा हो गया, और छठवां जो है वह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण देखिए, अभी हमने आपको सिर्फ इसके बारे में ऐसे ही हल्के में बताया हुआ है। अभी एक एक जो आपको इसके अंदर जो एक एक हम बता रहे हैं विराम चिन्ह, उसको हम बहुत ही विस्तृत से विस्तार रूप से परिभाषा के उदाहरण के साथ हम बताएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो विराम चिन्ह हैं उनके प्रकार कितने हैं, वो कितने होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को
हम अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा, और इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से, ठीक है, ये इसका चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास। तो प्यारे बच्चों, इसको हम विस्तार से परिभाषा के और उदाहरण के साथ अगली कक्षा में हम बहुत विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हमने जो भी आपको पढ़ाया उसे आप एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।